डियर स्टूडेंट, हम छोटे आंत की औतकी पर अध्ययन कर रहे थे और आपको हमने बताया कि छोटे आंत की जो भित्ति होती है वो सामान्यतः चार ऊतकीय स्तरों से मिलकर के बनी होती है, जिनमें सबसे पहला भारी स्तर होता है। ठीक है, छोटे आंत की भित्ति का सबसे भारी स्तर होता है, उसे सिरोसा कहते हैं, जो अभी हमने आपको बताया। उसके पश्चात अनुदैर्ध्य पेशी और वर्तुल पेशियां पाई जाते हैं, यानी कि दूसरा स्तर होता है जिसे पेशी स्तर कहा जाता है। वर्तुल पेशी के अंदर की ओर अधः सलेस्मी का स्तर पाया जाता है और अधः सलेस्मी का स्तर के अंदर की ओर क्या पाया जाता है? सलेस्मी का स्तर पाया जाता है। हमने आपको बताया कि सलेस्मी का जो स्तर होता है यह आंत की सबसे भीतरी क्या होता है? स्तर होता है। आंत की सबसे भीतरी स्तर होता है। यह स्तर जो होता है आपको बताया कि यह स्तंभीय सलेस्मा उपकला कोशिकाओं से बना होता है। स्तंभीय सलेस्मा उपकला कोशिकाओं से बना होता है। ये सलेस्मा जो होती है वो वलित अवस्था में पाई जाती है। कैसी अवस्था में देख रहे हो आप? वलित अवस्था में पाई जाती है। और इसमें जो वलन जो होते हैं वो लगभग, मैंने आपको बताया, ये वलन जो होते हैं वो लगभग 8 mm के होते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है? कैरकरिन के वलन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कैरकरिन के वलन कहा जाता है। देखिए सलेस्मिका के ये जो वलन होते हैं, सलेस्मिका के ये वलन जो होते हैं, इनकी संरचना अंगुली के समान होती है। कैसी होती है? सलेस्मिका के अंदर जो वलन होते हैं वो अंगुली के समान प्रवर्त पाए जाते हैं, यानी कि सलेस्मिका के वलन पर अंगुली के समान प्रवर्त पाए जाते हैं, जिनकी लंबाई कितनी होती है? 1 mm होती है। जिनकी लंबाई कितनी होती है? 1 mm होती है। और इन संरचनाओं को क्या कहा जाता है? इन संरचनाओं को क्या कहा जाता है? रसांकुर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इन संरचनाओं को रसांकुर कहा जाता है। अब हम बात करते हैं कि प्रत्येक जो रसांकुर होता है, ये प्रत्येक एक रसांकुर है जिसकी संरचना हम यहाँ पे दिखा रहे हैं। ये एक रसांकुर है, ठीक है। और प्रत्येक रसांकुर की जो संरचना होती है, प्रत्येक रसांकुर की जो संरचना होती है, ये प्रत्येक रसांकुर की संरचना में या प्रत्येक रसांकुर में लसिका कोशिकाएं पाई जाती है। प्रत्येक रसांकुर में क्या पाई जाती है? लसिका कोशिकाएं पाई जाती है। देखिए मैं इसको मिटा रहा हूं यहां से, ठीक है। केवल हम एक इस पर बात कर रहे हैं, देखिए, और सब हमने मिटा दिया है, यहाँ पे केवल इसके ऊपर बात कर रहे हैं, ठीक है। प्रत्येक जो रसांकुर होता है ये एक रसांकुर होता है, ठीक है। और प्रत्येक रसांकुर में क्या पाई जाती है? लसिका केशिका। लसिका केशिकाएं पाई जाती हैं। कौन सी केशिका पाई जाती है? लसिका केशिका पाई जाती है। प्रत्येक रसांकुर में रक्त केशिका पाई जाती है। प्रत्येक रसांकुर के अंदर क्या पाई जाती है? चिकनी पेशियां पाई जाती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि प्रत्येक जो रसांकुर होता है उसमें लसिका केशिका, रक्त केशिका और चिकनी पेशियां क्या होती है? पाई जाती है, ठीक है। रसांकुर के अंदर ये प्रत्येक उपकला कोशिका, ये एक उपकला कोशिका, ये दूसरी उपकला कोशिका, ये तीसरी उपकला कोशिका। रसांकुर के अंदर जो प्रत्येक उपकला कोशिका होती है, उस प्रत्येक उपकला कोशिका पर 1 माइक्रोमीटर लंबा क्या पाए जाते हैं? सूक्ष्मांकुर पाए जाते हैं। 1 माइक्रोमीटर लंबे सूक्ष्मांकुर पाए जाते हैं। और इन सूक्ष्मांकुरों की संख्या कितनी होती है? 1000 होती है। रसांकुर की प्रत्येक उपकला कोशिका पर, ये रसांकुर है और रसांकुर की प्रत्येक उपकला कोशिकाएं होती हैं, उन पर 1 माइक्रोमीटर लंबा सूक्ष्मांकुर पाया जाता है। इन सूक्ष्मांकुरों की संख्या कितनी होती है? प्रत्येक उपकला कोशिका पर 1000 होती है, ठीक है। ये सूक्ष्मांकुर क्या करते हैं? ब्रूस बॉर्डर का निर्माण करते हैं। ये सूक्ष्मांकुर किसका निर्माण करते हैं? ब्रूस बॉर्डर का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। तो ये सूक्ष्मांकुर किसका निर्माण करते हैं? ब्रूस बॉर्डर का निर्माण करते हैं।
इसका मतलब हम कह सकते हैं कि मानव की जो आंत होती है, उस आंत कैसी होती है, वलन होते हैं आंत पर। आंत पर क्या पाए जाते हैं, रसांकुर पाए जाते हैं। आंत पर क्या पाए जाते हैं, सूक्ष्मांकुर पाए जाते हैं। और जब आंत पर वलन, रसांकुर और सूक्ष्मांकुर अगर पाए जाते हैं तो पाचन की क्षमता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। साथ में उनके द्वारा उनके द्वारा अवशोषणकारी सतह का क्षेत्रफल भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। यानी कि पाचन और अवशोषणकारी सतह का क्षेत्रफल क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। कब बढ़ जाता है, जब आंतों के अंदर वलन, रसांकुर और सूक्ष्मांकुर उपस्थित हो। जब आंत में वलन, रसांकुर एवं सूक्ष्मांकुर उपस्थित हो तो आंत के अंदर या आंत की पाचन क्षमता एवं अवशोषणकारी सतह का क्षेत्रफल क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। ठीक है, देखिए आपको बता दें, जो आंतें होती हैं, छोटी आंत होती है, और उस छोटी आंत के अंदर क्या पाई जाती है, सलेस्मिका के स्तर होते हैं। क्या होते हैं, सलेस्मिका का स्तर होता है। तो ये छोटी आंत की हम बात कर रहे हैं, और इस छोटी आंत के अंदर सलेस्मिका के जो स्तर होते हैं, सलेस्मिका का स्तर 1 हो, सलेस्मिका का स्तर कितना हो, एकल हो, या समूह के अंदर हो। क्षुद्रांत के अंदर जब सलेस्मिका के स्तर 1 हो या समूह में हो, ध्यान से सुनना, क्षुद्रांत के अंदर जब सलेस्मिका का स्तर 1 हो या समूह के रूप में हो तो उसे क्या कहा जाता है, पेयर के समूह कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, पेयर का समूह कहा जाता है। तो एक बार इस परिभाषा को दोबारा हम बात कर रहे हैं कि क्षुद्रांत की सलेस्मिका स्तर पर जब एक या समूह में लसिका ग्रंथियां पाई जाएं, एक लसिका ग्रंथि पाई जाए या समूह के अंदर लसिका ग्रंथि पाई जाए। ठीक है, एक लसिका ग्रंथि पाई जाए, कहां पर पाई जाए, क्षुद्रांत की सलेस्मिका स्तर पर। क्षुद्रांत की सलेस्मिका स्तर पर जब एक लसिका ग्रंथि पाई जाए या समूह में लसिका ग्रंथि पाई जाए तो उसे पेयर के समूह कहा जाता है। उसे पेयर के समूह कहा जाता है। कौन से समूह कहा जाता है, पेयर के समूह कहा जाता है। ठीक है, जिसे पेयर पैचेज के नाम से जाना जाता है। पेयर पैचेज के नाम से उसे क्या है, जाना जाता है, पेयर पैचेज। पेयर के समूह या पेयर पैचेज किसे कहते हैं, तो आप लिखेंगे क्षुद्रांत की सलेस्मिका स्तर पर, ये क्षुद्रांत है, क्षुद्रांत की सलेस्मिका स्तर है, और सलेस्मिका स्तर पर जब एकल या समूह में लसिका ग्रंथियां उपस्थित हों तो उसे पेयर के समूह क्या है, कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पेयर का समूह कहा जाता है। आपसे पूछा जाए कि पेयर का समूह किसे कहा जाता है, ठीक है, ये आपके क्लियर हो जाना चाहिए कि जब क्षुद्रांत की लसिका स्तर में एक या समूह में लसिका ग्रंथियां उपस्थित हों तो उसे पेयर के समूह कहते हैं। देखिए आंत्र जो होती हैं वो वलित होकर के, आंत्र कैसी हैं, ये वलित हो गई है और वलित होकर के एक नली के आकार की संरचना का क्या करती है, निर्माण करती है। आंतें जब वलित हो जाती हैं तो एक नली के आकार की क्या होती है, संरचना का क्या होता है, निर्माण होता है। ठीक है, और आंत्र वलित होकर नलिकाकार आंत्र ग्रंथियों का क्या करती है, या नलिकाकार संरचना का निर्माण करती है, और इन ग्रंथियों को क्या कहा जाता है, लीबर कुंड के नाम से जाना जाता है। इस वाले भाग को क्या कहा जाता है, लीबर कुंड गर्तिका के नाम से जाना जाता है। लीबर कुंड गर्तिका के नाम से इसे जाना जाता है। एक बार फिर सुनना, लीबर कुंड गर्तिका क्या है। जब आंत वलित हो जाती है तो आंत्र वलित होती है, तो वलित होने पर आंत्र की जो संरचना होती है वो नलिकाकार, ठीक है, नलिकाकार आंत्र ग्रंथियों का निर्माण करती है, और इन ग्रंथियों को ही लीबर कुंड गर्तिका कहते हैं। कौन सी गर्तिका कहते हैं, लीबर कुंड गर्तिका कहते हैं। लीबर कुंड नहीं बोले तो इसका एक दूसरा मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। ये रसांकुरों के मध्य में बनने वाले जो गर्त होते हैं ये रसांकुर होते हैं। ठीक है, रसांकुर, ये रसांकुर जो होते हैं वो अंगुली के समान प्रवर्त होते हैं,
और यह अंगुली के समान प्रवर्तों के मध्य में जो बनी हुई गर्तिका होती है उसे लेबर कुन गर्तिका भी कहा जाता है। इन गर्तिकाओं में क्या पाई जाती हैं, ध्यान से सुनना, इनमें पैनत कोशिकाएं पाई जाती है। लेबर कुन गर्तिकाओं में पैनत कोशिका पाई जाती है, आंतरीय कोशिकाएं पाई जाती हैं, इंटेस्टाइनल सेल्स पाई जाती हैं, और तीसरा है इस कोशिका के अंदर क्या पाई जाती हैं, कलश कोशिका, जिन्हें गॉबलेट सेल के नाम से जाना जाता है। तो इनमें कलश कोशिकाएं क्या है, पाई जाती हैं। ध्यान से सुनना, मैं आपको बता रहा हूं, लेबर कुन गर्तिकाओं के अंदर पैनत कोशिका, ठीक है, आंतरीय कोशिका और कलश कोशिकाएं पाई जाती है। पैनत कोशिकाएं क्या हैं, इनके बारे में बता रहा हूं कि यहाँ पर लेबर कुन गर्तिका में उपस्थित जो पैनत कोशिकाएं होती हैं, ये क्या काम करती है, जो मानव के भोजन में बाहर से आए हुए जीवाणुओं को मारने वाले एंजाइमों का क्या करती है, श्रावण करती है। और इन्हीं पैनत कोशिकाओं के द्वारा एक एंजाइम का श्रावण किया जाता है जिसे लाइसोजाइम एंजाइम कहा जाता है। तो पैनत कोशिकाओं के द्वारा लाइसोजाइम एंजाइम का क्या किया जाता है, श्रावण किया जाता है। और ये लाइसोजाइम एंजाइम क्या है, भोज्य पदार्थ में आए हुए जो जीवाणु होते हैं उनको मारने का या नष्ट करने का क्या करती है, कार्य करती है। अर्थात पैनत कोशिकाएं जो होती हैं वो जीवाणुओं को मारने वाले लाइसोजाइम एंजाइम का निर्माण करती है। आंतरीय कोशिकाएं क्या है, मैं आपको बता देता हूं। आंतरीय जो कोशिकाएं होती हैं, ठीक है, इन आंतरीय कोशिकाओं के अंदर बड़ी मात्रा में जल और जल अपघटनी पदार्थों का क्या होता है, स्राव होता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि आंतरीय जो कोशिकाएं होती हैं उनके द्वारा बहुत अधिक मात्रा में जल का स्राव होता है, साथ में जल अपघटनी पदार्थों का भी क्या होता है, जल अपघटनी पदार्थों का भी क्या होता है, स्राव होता है। आंतरीय कोशिकाओं के द्वारा जल एवं जल अपघटनी पदार्थों का क्या होता है, स्राव होता है। जल और जल अपघटनी जो पदार्थ होते हैं इनका स्राव होने के कारण, ठीक है, इनमें क्या पाए जाते हैं, पाचक एंजाइम पाए जाते हैं। और ये पाचक एंजाइम क्या करते हैं, भोजन को पचाने के अंदर क्या होते हैं, सहायक होते हैं। अर्थात आंतरिक कोशिकाओं के द्वारा जल और जल अपघटनी पदार्थों का स्राव होता है जिसमें पाचक एंजाइम पाए जाते हैं, और वो पाचक एंजाइम भोज्य पदार्थों को पचाने में क्या होते हैं, सहायक होते हैं। ये कहाँ पर पाए जाते हैं, लेबर कुन गर्तिका के अंदर पाए जाते हैं। अंतिम बात कर रहा हूं मैं कलश कोशिका। यहाँ पर देखिए कलश कोशिकाएं भी पाई जाती हैं, ठीक है, कलश की आकार की होती है, ये कलश कोशिकाएं होती हैं। और ये कलश कोशिकाओं के द्वारा किसका श्रावण होता है, कलश कोशिकाओं को गॉबलेट सेल के नाम से जाना जाता है। कलश कोशिकाओं को किस नाम से जाना जाता है, गॉबलेट सेल के नाम से जानते हैं। और कलश कोशिकाओं के द्वारा क्या कार्य होता है, कलश कोशिकाएं क्या करती है, श्लेष्मा का, म्यूकस का क्या करती है, श्रावण करती है। सीक्रेशन ऑफ म्यूकस बाय गॉबलेट सेल, ठीक है, कलश कोशिकाओं के द्वारा श्लेष्मा का श्रावण किया जाता है। बात समझ आगे। हम एक बार फिर बता रहे हैं कि इन लेबर कुन गर्तिकाओं के अंदर पैनत कोशिका पाई जाती है। पैनत कोशिकाओं के द्वारा लाइसोजाइम एंजाइम का श्रावण किया जाता है जो विभिन्न प्रकार के जीवाणुओं को नष्ट करने में सहायक होता है। दूसरा लेबर यानी कि लेबर कुन गर्तिकाओं में आंतरीय कोशिकाएं पाई जाती हैं और आंतरीय कोशिकाओं के द्वारा जल और जल अपघटनी पदार्थों का स्राव किया जाता है। इसमें क्या होता है, पाचक एंजाइम होते हैं और ये पाचक एंजाइम भोज्य पदार्थों को पचाने में क्या होते हैं, सहायक होते हैं। भोजन के पाचन की क्रिया में क्या होते हैं, सहायक होता है। तीसरे हमने पॉइंट में बात की कलश कोशिका। लेबर कुन गर्तिकाओं के अंदर क्या पाई जाती है, क्या पाई जाती है, कलश कोशिकाएं पाई जाती हैं। कलश कोशिकाओं के द्वारा श्लेष्मा का क्या होता है, स्राव। देखिए हमने आपसे छोटी आंत के ऊपर चर्चा की थी। किस पर बात की थी, छोटी आंत पर। और छोटे आंत का जो प्रारंभिक जो सिरा होता है उसे क्या कहा जाता है, ग्रहणी कहा जाता है।
ठीक है। ग्रहणी का पश्च सिरा जो होता है वो किससे जुड़ा होता है? ग्रहणी का जो पश्च सिरा होता है वो हमने आपको बताया, ग्रहणी का जो पश्च सिरा होता है वो अग्र क्षुद्रांत या जेजुनम से जुड़ा होता है। अग्र क्षुद्रांत वाला जो भाग होता है वो किससे जुड़ा होता है? क्षुद्रांत वाले भाग से जुड़ा होता है, इलियम वाले भाग से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है। ग्रहणी के अंदर मैंने आपको बताया, ग्रहणी की औतकी के हमने आपको बताया था। ठीक है। यहाँ पर हम एक टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं ग्रहणी के ऊपर। एक टॉपिक रह गया जिसे कई बार पूछा जाता है, ब्रूनर ग्रंथियां क्या है। ये ब्रूनर ग्रंथियां आपको हम बताने जा रहे हैं कि ब्रूनर ग्रंथियां क्या है। तो आपको ग्रहणी की औतकी हमने पढ़ाई और ग्रहणी की औतकी में हमने आपको बताया कि ग्रहणी की जो भित्ति होती है वो सामान्यतः 4 ऊतकीय स्तरों से मिलकर के बनी होती है। शिरोसा, पेशीय स्तर, ठीक है, अधः सलेष्मिका और सलेष्मिका। आपको बता दें ग्रहणी के अंदर अधः सलेष्मिका पाई जाती है। ग्रहणी की औतकी में आपको पता है अधः सलेष्मिका पाई जाती है और अधः सलेष्मिका के अंदर छोटी कुंडलित सलेष्मा ग्रंथियां पाई जाती हैं। देखिए एक बार फिर हम बात कर रहे हैं ब्रूनर ग्रंथि पर बात कर रहे हैं। देखिए ब्रूनर ग्रंथि पे हम बता रहे हैं आपको कि जो ब्रूनर जो ग्रंथियां होती हैं ये कहां पर पाई जाती है। तो ग्रहणी जो होती है, ड्यूडेनम जिसको बोला जाता है, ग्रहणी होती है। और ग्रहणी के अंदर ग्रहणी की औतकी में हमने आपको बताया था अधः सलेष्मिका होती है। ग्रहणी की जो अधः सलेष्मिका स्तर होता है उस अधः सलेष्मिका स्तर के अंदर क्या पाई जाती है? मैंने आपको बताया छोटी कुंडलित सलेष्मिका ग्रंथि पाई जाती है। यानी कि छोटी अधः सलेष्मिका के अंदर छोटी कुंडलित सलेष्मिका ग्रंथियां क्या है? पाई जाती है। सलेष्मिक ग्रंथियां पाई जाती हैं और इन्हीं ग्रंथियों के द्वारा किसका श्रावण किया जाता है? सलेष्मा का श्रावण किया जाता है। सलेष्मा का श्रावण किया जाता है, जिन्हें कौन सी ग्रंथियां कहा जाता है? ब्रूनर ग्रंथियां कहा जाता है। ब्रूनर ग्रंथि की परिभाषा हम किस तरीके से दे सकते हैं कि ग्रहणी की अधः सलेष्मिका में उपस्थित छोटी कुंडलित सलेष्मिका ग्रंथियों के द्वारा सलेष्मा का श्रावण किया जाता है, जिसे ब्रूनर ग्रंथियां कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्रूनर ग्रंथि। यहाँ हम कह सकते हैं कि ग्रहणी में सलेष्मा का स्राव करने के लिए, ग्रहणी में सलेष्मा का स्राव करने के लिए अतिरिक्त छोटी कुंडलित सलेष्मा ग्रंथियां ग्रहणी की अधः सलेष्मिका में पाई जाती हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है? ब्रूनर ग्रंथियां कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्रूनर ग्रंथियां कहा जाता है। तो यहाँ पे आपको कुछ बातें याद रखनी है। जैसे हमने आपको छोटे आंत के अंदर क्या क्या बातें बताई है, पेयर के समूह क्या है, लेबर कुंड गर्तिका क्या होते हैं, आपको हमने बता दिया कि कलश कोशिका क्या है, पैनत कोशिका कहाँ पर पाई जाती है, आंतरीय कोशिका कहाँ पर पाई जाती है, इनके क्या कार्य होते हैं, इन सब बिंदुओं पर हमने अध्ययन कर लिया है। क्योंकि इनमें से आपके 1 नंबर के सवाल आपके कई बार पूछ लिए जाते हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से भी ये सारे जो बिंदु मैंने अभी आपको बताए, ये सारे बिंदु क्या हैं? कॉम्पिटिटिव, खासतौर से नीट या मेडिकल के एग्जाम या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये सवाल कई बार आपसे पूछ लिए जाते हैं कि ब्रूनर ग्रंथियों का क्या कार्य है, ब्रूनर ग्रंथियां कहाँ पर पाई जाती हैं। ठीक है, तो ये बातें आपको समझ में आ जानी चाहिए। देखिए अब हम अगला टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं और वो है हमारे, देखिए हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं बड़ी आंत के बारे में, आपसे बात करने जा रहे हैं। देखिए बड़ी आंत, अगला टॉपिक है हमारा जिस पर हम आपसे बात करने जा रहे हैं कि बड़ी आंत क्या है। ठीक है, देखिए मानव के शरीर के अंदर, ठीक है, मानव के शरीर के अंदर जो छोटी आंत होती है उस छोटी आंत से कौन सी आंत जुड़ी होती है? बड़ी आंत क्या है? लगी हुई होती है। छोटी आंत जो होती है उससे कौन सी आंत लगी हुई होती है? बड़ी आंत क्या होती है? जुड़ी हुई होती है। छोटी आंत जो होती है, क्षुद्रांत जो होती है, वो वृहद आंत से क्या होती है? जुड़ी हुई होती है।
ठीक है, तो आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो बड़ी आंत पर चर्चा करेंगे। ठीक है, बड़ी आंत, देखिए बड़ी आंत जिसको लार्ज इंटेस्टाइन के नाम से भी जाना जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, एक बार हम आपको डायग्राम बताने जा रहे हैं, ध्यान से देखिए। ठीक है, देखिए ये हमारे हो गई ग्रसिका, इसको आमाशय कहते हैं। यहाँ पर एक अनियमित आकार की संरचना लगी होती है जिसे अग्नाशय ग्रंथि या पैनक्रियाज ग्लैंड के नाम से जाना जाता है। अग्नाशय ग्रंथि या पैनक्रियाज ग्लैंड, यहाँ पर इस तरीके की जो संरचना पाई जाती है जिसे किस नाम से जाना जाता है, यकृत। ये जो संरचना होती है उसे पित्ताशय कहते हैं। ठीक है, ये जो संरचना होती है उसे ग्रहणी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ग्रहणी के बाद मैंने आपको बताया दूसरा जो भाग होता है अग्रछुद्रांत और तीसरा भाग होता है क्षुद्रांत। ठीक है, ये आपको संरचना दिखाई देगी ये वाली। ठीक है, ये हॉल स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हैं इसे बड़ी आंत के नाम से। बड़ी आंत की संरचना जो होती है वो मुख्यतः 3 भागों के अंदर बटी होती है। कितने भागों में बटी होती है? 3 भागों में बटी होती है। एक को कहा जाता है उंडूक या अंधनाल के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? उंडूक के नाम से जाना जाता है। एक का नाम होता है बृहदांत्र और तीसरी जो होती है उसे किस नाम से जाना जाता है? मलाशय के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं उंडूक वाली संरचना पर। ठीक है, देखिए ये वैसे जो अगर आपको देखा जाए तो ये वाली जो संरचना जो कहलाएगी, इस वाली संरचना को कहा जाता है। वैसे बृहदांत्र की संरचना 3 भागों में बटी होती है। आरोही बृहदांत्र, इसे कहा जाता है अनुप्रस्थ बृहदांत्र। ठीक है, और इसे क्या कहा जाता है? अवरोही बृहदांत्र। ये वाला भाग कहलाएगा मलाशय। ठीक है, और ये वाला भाग कहलाएगा एनस। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे किसके बारे में? उंडूक के बारे में आपसे बात कर रहे हैं। ठीक है, देखिए मानव की आहार नाल का ये सबसे अंतिम भाग होता है, यानी कि बड़ी आंत जो होती है वो मानव की आहार नाल का सबसे अंतिम भाग होता है, जिसका व्यास जो होता है वो अधिक होता है। देखिए जिसका व्यास कैसा होता है? अधिक होता है। जबकि छोटी आंत का व्यास कैसा होता है? देख लीजिए कहीं पर भी छोटी आंत का व्यास कोई ज्यादा नहीं होता, अधिक नहीं होता। देखिए जो वृहद आंत होती है उसकी लंबाई, वृहद आंत जो होती है, बृहदांत्र की जो लंबाई होती है या बड़ी आंत की जो लंबाई होती है वो लगभग 1.5 मीटर होती है। कितनी होती है? 1.5 मीटर होती है। क्षुद्रांत की लंबाई हमने आपको बताई, छोटी आंत जो होती है उसके 3 भाग होते हैं।
एक को हम बोलते हैं ग्रैनी ड्यूडेनम डीजे पेनाचे एमली, ग्रैनी। दूसरा हमने बताया अग्र क्षुद्रांत्र, और तीसरा बताया इलियम। ग्रैनी की लंबाई आपको बताई थी 25 सेंटीमीटर होती है, अग्र क्षुद्रांत्र की लंबाई कितनी होती है 1 मीटर होती है, और इलियम की लंबाई कितनी होती है 1.75 मीटर होती है। और कुल मिलाकर के क्षुद्रांत की लंबाई कितने मीटर होती है 3 मीटर होती है। यानी कि छोटी आंत की लंबाई 3 मीटर होती है और बड़ी आंत की लंबाई कितने मीटर होती है 1.5 मीटर होती है। आपको बता दें क्षुद्रांत जो होता है, क्षुद्रांत जो होती है, ठीक है, उसका सबसे आपको बता दें क्षुद्रांत जो होते हैं उसका जो पश्च भाग होता है वो वृहद आंत्र के उंडुक या अंडनाल या सीकम से क्या होता है जुड़ा होता है। हम आपको इस तरीके से इसे बता रहे हैं, वृहद आंत्र की संरचना के भाग, वृहद आंत्र की जो संरचना होती है, वृहद आंत्र या बड़ी आंत्र की संरचना के भाग। वृहद आंत्र की संरचना मुख्यतः 3 भागों में बटी होती है। नंबर 1 उंडुक, नंबर 1 होता है उंडुक, नंबर 2 होता है अंधनाल, सॉरी उंडुक को ही अंधनाल कहते हैं, और इसको इंग्लिश में किस नाम से जानते हैं, सीकम के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, सीकम के नाम से जानते हैं। दूसरा जो भाग है जिसे कहा जाता है वेदांत्र, जिसे कोलन के नाम से जाना जाता है। तीसरा भाग है जिसे मलाशय, जिसे रेक्टम के नाम से जाना जाता है। मैंने आपको शॉर्ट में पढ़ाया था सीसीआर, सीकम, कॉलन एंड रेक्टम, ठीक है। सीसीआर, कॉलन, सीकम, कॉलन और रेक्टम के नाम से जानते हैं। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि यहाँ पर ये वाला जो भाग होता है वो उंडुक होता है। कौन सा भाग होता है, उंडुक वाला भाग होता है या अंधनाल वाला भाग होता है, ठीक है। उंडुक वाले भाग की संरचना को हम यहाँ इस वाले भाग की संरचना को काट करके अलग से हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए भैया, ये जो संरचना आपको दिखाई है इसे कहा जाता है कृमि परिशेषिका, वर्मी अपेंडिक्स परिशेषिका। इसे वर्मी अपेंडिक्स के नाम से क्या है जाना जाता है, वर्मी अपेंडिक्स के नाम से जाना जाता है, ठीक है। देखिए आइए अब हम आपको बताने जा रहे हैं, ध्यान से देखिए कि इसका डायग्राम बता रहे हैं उंडुक वाले भाग की संरचना। तो बड़ी आंत की संरचना मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपको, 1 मिनट के लिए डायग्राम बना रहे हैं। वृहद आंत की संरचना के 3 भाग होते हैं, अंडनाल या उंडुक, अंडनाल या इसको बोलते हैं उंडुक के नाम से जानते हैं। दूसरी होती है वृहदांत्र और तीसरा भाग होता है मलाशय, ठीक है। इस तरीके की संरचना को हम बना के दिखा रहे हैं। ठीक है, देखिए ये जो भाग आपको दिखा है इसे हम कहते हैं क्षुद्रांत या इसे इलियम के नाम से जाना जाता है, इलियम वाला भाग, ठीक है। ये क्षुद्रांत होती है, ठीक है, और ये क्या होता है उंडुक वाला भाग होता है, उंडुक, उंडुक बोल दीजिए या इसे अंडनाल
या इसे क्या कहा जाता है, सीकम कहा जाता है। ये जो संरचना आपको दिखाई है इसे हम कृमि परिशेषिका के नाम से जानते हैं, कृमि परिशेषिका के नाम से जानते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं वर्मी अपेंडिक्स के नाम से जानते हैं। देखिए सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि ये उंडूक है, ठीक है, ये क्षुद्रांत है और ये क्या है, वृहदांत्र। क्षुद्रांत और वृहदांत्र के मध्य में ये एक कपाट पाया जाता है, एक छिद्र पाया जाता है, ठीक है। क्षुद्रांत और वृहदांत्र, ये क्षुद्रांत हो गई और ये वृहदांत्र कौन सा भाग हो गया, पहला भाग, जिसे किस नाम से जानते हैं, उंडूक या अंधनाल के नाम से जानते हैं। क्षुद्रांत और वृहदांत्र के मध्य में क्या पाया जाता है, एक कपाट पाया जाता है, जिसे त्रिकात्र कपाट, कपाट, ठीक है, त्रिकात्र, त्रय लगाएंगे, त्रय नहीं लगाएंगे, त्रिकात्र कपाट, या इसे कहा जाता है इलियोसीकम वाल्व भी कहा जाता है। यानी कि क्षुद्रांत और वृहदांत्र के मध्य में त्रिकात्र कपाट पाया जाता है, जो भोज्य पदार्थों को क्षुद्रांत से किसमें जाने देता है, वृहदांत्र में तो जाने देता है। जो भोज्य पदार्थों को, जो अपचित जो भोज्य पदार्थ होता है उनको क्षुद्रांत से किसमें जाने देता है, वृहदांत्र में तो जाने देता है। क्षुद्रांत से वृहदांत्र में तो जाने देता है, परंतु वृहदांत्र से क्षुद्रांत में जाने से ये क्या करता है, रुकता है। यानी कि हम कह सकते हैं क्षुद्रांत और वृहदांत्र के मध्य में एक कपाट पाया जाता है, एक छिद्रनुमा संरचना पाई जाती है, जैसे इलियोसीकम वाल्व या हिंदी में त्रिकात्र कपाट के नाम से उसे क्या है, जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, त्रिकात्र कपाट के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे क्षुद्रांत, ये वृहदांत्र जिसके बीच में एक त्रिकात्र कपाट होता है, जो भोज्य पदार्थों को क्षुद्रांत से वृहदांत्र में तो जाने देता है, परंतु वृहदांत्र से क्षुद्रांत में जाने से क्या करता है, रोकता है। तो ये वृहदांत्र से भोज्य पदार्थ क्षुद्रांत में नहीं जा सकते। देखिए अब हम बात करते हैं उंडूक की लंबाई के बारे में। देखिए उंडूक का जो व्यास होता है, ये उंडूक का व्यास जो होता है वो लगभग 1 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। उंडूक का जो व्यास होता है वो लगभग कितना होता है, 1 सेंटीमीटर होता है। इसकी अगर लंबाई और चौड़ाई के बारे में बात करें तो इनकी जो लंबाई होती है वो 6 सेंटीमीटर होती है। लंबाई कितनी होती है, 6 सेंटीमीटर होती है, और चौड़ाई लगभग कितनी होती है, 7 सेंटीमीटर होती है। उंडूक या अंधनाल की लंबाई 6 सेंटीमीटर होती है, चौड़ाई कितने सेंटीमीटर होती है, 7 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। देखिए उंडूक वाला जो भाग होता है ये छोटी आंत और ये क्या है, बड़ी आंत, ठीक है। उंडूक वाला भाग या अंधनाल वाला भाग या सीकम वाला भाग जो होता है वो छोटी आंत और बड़ी आंत के मध्य का क्या होता है, एक संधि वाला भाग होता है, या एक संधि पर क्या है, पाया जाता है। यानी कि उंडूक जो भाग होता है वो छोटी आंत और बड़ी आंत की संधि पर क्या है, पाया जाता है। ये एक अवशेषीय अंग के रूप में क्या है, माना गया है। इसके एक सिरे पर एक अंगुली के समान क्या पाया जाता है, इसके एक सिरे पर अंगुली के समान क्या पाया जाता है, एक प्रवर्ध पाया जाता है। अंगुली के समान जो प्रवर्ध पाया जाता है उसे क्या कहा जाता है, कृमि परिशेषिका कहते हैं। क्या कहते हैं, कृमि परिशेषिका कहते हैं। आपको मैं बता दूं ये वर्मी अपेंडिक्स के नाम से जाना जाता है। खासतौर से ये कृमि परिशेषिका का निर्माण शाकाहारी प्राणियों के अंदर इसका निर्माण होता है। जिन प्राणियों के अंदर क्या है, भोज्य पदार्थ के रूप में, जब उनके द्वारा भोज्य पदार्थ के रूप में सेलुलोज का क्या किया जाता है, पाचन किया जाता है, या सेलुलोज को भोज्य पदार्थ के रूप में ग्रहण किया जाता है, तो उसका पाचन नहीं हो पाता है और वो अपचित जो भोज्य पदार्थ होता है वो क्षुद्रांत से आकर के क्या है, उंडूक के अंदर आ जाता है। उंडूक में वो पचित नहीं हो पाता और ये यहाँ पर आकर के एक अंगुली के समान प्रवर्त के अंदर अपचित पदार्थ हो जाता है, एकत्रित हो जाता है, और ये क्या है, कृमि परिशेषिका का निर्माण कर लेते। वर्मी अपेंडिक्स का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे अंडनाल या उंडूक की संरचना।
यहाँ पर आप देखिए कि ये संरचनाएं जो है उंडूक से आगे की जो संरचना होती है उसे वृहद आंत्र या कोलन के नाम से जानते हैं। यहाँ पर ये क्या है कि उंडूक से आगे की जो संरचना होती है वो वृहद आंत्र कहलाती है। और वृहद आंत्र के अंदर क्या है कि पालियां होती हैं, यानी कि ये कैसी होती हैं, लंबी होती है, चौड़ी होती है और कुंडली संरचना के रूप में पाई जाती है। वृहद आंत्र जो होती है वो आकार में कैसी होती है, बड़ी होती है। और खास तौर से मैं आपको बता दूं कि ये जो संरचना होती है वो पालियों के अंदर क्या होती है, बटी हुई होती है। दो पालियों के अंदर क्या होती है, बटी हुई होती है। ठीक है, देखिए हम नेक्स्ट क्लास में वृहद आंत्र और मलाशय के ऊपर क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। टिल देन यू विल टेक केयर। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच।